नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम कुसुम स्कीम के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये एक सोलर स्कीम है फार्मर्स के लिए। तो इसके क्या क्या करैक्टर्स हैं, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम हैं, उन सारी चीज़ों को विस्तार से हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एकदम हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंट्री की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पीएम कुसुम स्कीम, इसकी फुल फॉर्म किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। यह आपने ध्यान में रखनी है। ये सोलर स्कीम है हमारे फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जनरेशन जो है सोलर एनर्जी की, उसको प्रमोट किया जाए। कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो किसान हैं उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। अब यहाँ पे कैसे जो सोलर एनर्जी है उसको जनरेट किया जाएगा, फार्मर्स को ये इनेबल करके कि उनकी जो लैंड है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए, वहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स लगा के। तो किसान की जो लैंड है वहाँ पे वो सोलर पावर प्लांट्स लगा सकता है। बदले में गवर्नमेंट उसको सब्सिडी भी देगी, उस प्रकार से उसे बेनिफिट्स भी होंगे, और वहाँ से वो जो सोलर एनर्जी है उसको जनरेट कर पाएगा। तो बेसिकली ये है पीएम कुसुम स्कीम। अब देखिए, इस प्रकार की स्कीम हमारी गवर्नमेंट को क्यों लागू करनी पड़ी। भारत की एक कमिटमेंट है कि 2030 तक 40% हमारा जो शेयर है इलेक्ट्रिक पावर का, जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर है उसकी कैपेसिटी का जो 40% है वो हम नॉन फोसिल फ्यूल सोर्सेज से लाएंगे। तो क्योंकि ये हमारा एम है कि 2030 तक जितनी भी हमारे पास टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है, उसका जो हमारे पास 40% है वो नॉन फोसिल फ्यूल सोर्सेज से आएगा। तो इसको अचीव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पीएम कुसुम स्कीम को लॉन्च किया है। अब देखिए, टारगेट है कि जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसको इंक्रीज़ किया जाए, 20,000 मेगावाट से इंक्रीज़ करके 1 लाख मेगावाट 2022 तक करने का टारगेट हमारे देश का था। इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं, जिसके माध्यम से 30.1 गीगावाट्स की जो सोलर कैपेसिटी है उसको 2022 तक हमने ऐड किया है। एक एक करके तीनों कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट ए बी सी, इसमें तीनों में ये डिवाइड हैं। कंपोनेंट ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रीन्यूएबल पावर प्लांट्स हैं उनको डिसेंट्रलाइज करने का काम हुआ, जिसकी कैपेसिटी 10,000 मेगावाट्स थी। फिर आता है कंपोनेंट बी, यहाँ पे 2 मिलियन स्टैंड एलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स को इंस्टॉल किया गया। फिर आता है कंपोनेंट सी, जहाँ पे 1.5 मिलियन ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स जो थे उनको सोलराइज किया गया, यानी वहाँ पे सोलर पावर का यूज़ करना शुरू किया गया। तो ये 3 मुख्य कंपोनेंट्स थे। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में ये आता है कि जो फार्मर्स हैं उनको असिस्ट करना, उनकी मदद करना, कि वो ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स को जो रूरल एरियाज़ में हैं उन्हें इंस्टॉल कर सकें, ताकि उनकी जो डिपेंडेंस है वो ग्रिड कनेक्टेड एरियाज़ में डिक्रीज़ की जा सके। तो यहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर पंप जो रूरल एरियाज़ के फार्मर्स हैं उन्हें इंस्टॉल करने में मदद करना, असिस्ट करना, इसका एक पहला ऑब्जेक्टिव है। फिर हमारे फार्मर्स की जो फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी है उसे इंश्योर करना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। पीएम कुसुम योजना जो है ये इंश्योर करती है कि फार्मर्स सोलर पावर जनरेशन सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं, इवन अपनी बैरन लैंड्स में भी, और यहाँ से जो भी पावर जनरेट होगी उसको इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को सेल भी कर सकते हैं। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी है हमारे फार्मर्स के लिए। ये स्कीम इंश्योर करती है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है फार्मर्स की उसको इन्हेंस किया जाए सब्सटेंशियली। अब जब आपके पास कोई बैरन लैंड है, वहाँ पे कुछ उगाया तो जा नहीं सकता, तो वहाँ पर आप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर दोगे, वहाँ से पावर जनरेट होगी। इस पावर का आप अपने लिए भी यूज़ करोगे तो आपका जो पावर का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा, इसको आप बेच भी सकते हो, सेल भी कर सकते हो, तो उससे आपको पैसा भी आएगा। तो इससे आपकी जो इनकम है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, अब यहाँ पे आप एग्रीकल्चर तो नहीं कर रहे हो ना, तो जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है फार्मर्स की उसको भी सब्सटेंशियली इन्हेंस किया जा सकता है। अब इस स्कीम की स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया कि 1.75 मिलियन ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चर सोलर पंप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सबसे पहले 1.75 मिलियन ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चरल सोलर पंप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो किसानों की बैरन लैंड्स हैं वहाँ पे
10,000 मेगावाट सोलर प्लांट्स जो थे उनको इंस्टॉल करने का काम किया गया। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज होती हैं, अलग अलग स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनीज होती हैं, आप सब जानते हैं। तो ये कंपनीज जो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है सोलर पावर प्लांट से, उसको परचेज करेगी, उसको खरीदेगी। वो सोलर पावर प्लांट्स जो कि बैरन लैंड्स में इंस्टॉल किए जाएंगे किसानों के द्वारा इस स्कीम के माध्यम से। डिस्कॉम्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड कंपनीज हैं, उनको डिस्कॉम कहते हैं। ये कंपनीज जब इलेक्ट्रिसिटी को खरीदेंगी किसानों से तो उनको सब्सिडीज़ भी मिलेंगी, तो इससे डिस्कॉम कंपनीज को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इस स्कीम के तहत जो फार्मर्स हैं उसको 60% तक की सब्सिडी मिलेगी सोलर पंप्स के ऊपर, जो कि डायरेक्टली फार्मर्स के जो बैंक अकाउंट्स हैं वहाँ पे डिपॉजिट कर दी जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के तहत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो इस सब्सिडी को शेयर करेंगी। तो जो 30% लोन है फार्मर्स को वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो, जो 60% आपके पास आ गई सब्सिडी प्लस 30% आपके पास क्या आ गया, लोन। अब ये लोन है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पे तो करना ही पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 90%। यानी कि अगर कोई किसान किसी भी ज़मीन में, अपनी बैरन लैंड में इस स्कीम के तहत सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेगा तो उस समय मात्र 10% जो कॉस्ट है वो ही फार्मर को पे करने पड़ेगी। बाकी 60% तो सब्सिडी मिल जाएगी और जो 30% है वो लोन मिलेगा, जो समय के साथ आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन जब आपने सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना है तो उस समय मात्र 10% की जो कॉस्ट है वो आपको पे करने पड़ेगी। अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट ए, इसमें क्या होगा, 10,000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल किया जाएगा। कैसे, छोटे स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करके, और जो इंडिविजुअल प्लांट होगा उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 2 मेगावाट की कैपेसिटी होगी। ये काम होगा कंपोनेंट ए में। कंपोनेंट बी की बात करें तो यहाँ पे 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स को इंस्टॉल किया जाएगा। कंपोनेंट सी की बात करें तो यहाँ पे 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स की सोलराइजेशन होगी। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिसके माध्यम से पीएम कुसुम स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, हमारे पूरे भारत में। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 30% की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी सोलर पंप्स की इंस्टॉलेशन में। फार्मर्स, जैसे मैंने कहा कि बैंक लोन्स को भी अवेल कर सकते हैं, जो रिमेनिंग कॉस्ट बच जाएगी सोलर पंप्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो सब्सिडी के ऊपर जो पैसा खर्चना पड़ेगा उसके लिए बैंक लोन्स भी लिए जा सकते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। मेन चैलेंज क्या है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का, देखिए, जो लो कॉस्ट फाइनेंसिंग है फार्मर्स के लिए और जो स्टेट का शेयर है फंड्स में, उसकी अवेलेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि वो अवेलेबल हो कुछ स्टेट्स में या ना हो। पीएम कुसुम स्कीम जो है उसके पास पोटेंशियल है कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको सिग्निफिकेंटली वो इंक्रीज़ कर सकता है और जो उनकी डिपेंडेंस है डीजल के ऊपर उसको रिड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पे बात है भाई डीजल के ऊपर किस बात की डिपेंडेंस फार्मर्स की, तो जैसे ट्रैक्टर हैं या बाकी चीज़ें हैं वो डीजल के ऊपर चलती हैं, तो वहाँ पे जो डिपेंडेंस है डीजल के ऊपर उसको रिड्यूस कर सकता है। तो इससे जो डीजल की कंजप्शन है उसमें भी कमी आएगी, हमारा जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसमें इंक्रीज़ आएगा, फार्मर की इनकम जो है वो भी बढ़ेगी। तो इसके काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। लेकिन स्कीम जो है उसको काफ़ी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि ये अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को अचीव कर सके। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये सोर्स ऑफ इनकम, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करेगा जो हमारे रूरल लैंड ओनर्स हैं, जो 25 सालों से जिनके पास एक लैंड के राइट हैं। और यहाँ पे बात यह है कि ये अनयूज्ड या बैरन लैंड में भी यूज़ किया जा सकता है जो सोलर प्रोजेक्ट है, तो उससे वो काफ़ी पैसा बचा लेंगे क्योंकि वो तो बैरन है, ऑलरेडी उस लैंड का कोई भी यूज़ नहीं है, वो ऑलरेडी बैरन है। तो ये जो बैरन लैंड है इसको यूज़ करके एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बनाया जा सकता है फार्मर्स के द्वारा। फार्मर्स जो हैं वो अपनी क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं, जो ऑलरेडी वो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर कोई बैरन लैंड के अलावा जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पे अगर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना चाहता है तो वहाँ पर भी वो जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कर सकता है, क्योंकि जो सोलर पैनल्स हैं, जो कल्टीवेटेड फील्ड होती हैं वहाँ पे वो काफ़ी मिनिमम हाइट तक होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊंचे होंगे, मिनिमम हाइट होती है। तो आसपास का जो एरिया बचेगा वहाँ पे क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि लोकल सोलर पावर जो है
रूरल लोड्स के लिए और एग्रीकल्चर पम्प्स के लिए वो सफिशेंट हो डे टाइम में। तो यहाँ से जैसे मैंने कहा कि आपको पावर सोलर पैनल से मिल जाएगी, तो इसलिए आपकी जो डिपेंडेंस है बाकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर या फिर आपके डीजल के ऊपर वो भी कम हो जाएगी। और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसमिशन का लॉस है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है डिस्कॉम्स और स्टेट यूटिलिटीज़ के लिए। ये स्कीम जो है ये डिस्कॉम्स को भी काफ़ी हेल्प करेगी कि वो रीन्यूएबल परचेज जो है उनके ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकें, कि मतलब उनको रीन्यूएबल एनर्जी भी मिल जाएगी। तो हमारा एक जो एम है कि हमारे जो डिस्कॉम कंपनीज़ हैं उनकी ये ऑब्लिगेशन है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है वो उसे ख़रीदें, तो ये भी इसके माध्यम से पूरी की जा सकती है। सोलर पंप जो हैं, जैसे मैंने कहा कि डीजल की जो कॉस्ट है इरिगेशन के लिए उसको भी सेव करेगी, और ये रिलायबल पावर है विदाउट एडिंग ग्रिड लोड। यहाँ पे आपको पावर मिल रही है लेकिन जो ग्रिड्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी लोड नहीं पड़ रहा है। तो 4 सालों में 17.5 लाख जो फार्मर्स हैं उनको ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो हाई अप फ्रंट कॉस्ट। अब देखिए सोलर पावर प्लांट्स की जो इंस्टॉलेशन है और जो सोलर पंप्स की इंस्टॉलेशन है वहाँ पे सिग्निफिकेंट अप फ्रंट कॉस्ट है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सेटअप करने के लिए, ताकि उसको अडॉप्ट करने में कोई भी बैरियर ना आए। दूसरा आता है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज। अब ऐसे कई फार्मर्स हैं हमारे रूरल एरियाज़ में जिनको इन बेनिफिट्स का और इनके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं सोलर एनर्जी के सॉल्यूशंस की उनकी अवेयरनेस नहीं है, तो यहाँ पे उनको अवेयरनेस भी देने पड़ेगी। तो नेसेसरी स्किल्स इनके पास हो सकता है नहीं हो इस प्रकार के जो सोलर पंप्स और सोलर प्लांट्स हैं उनको ऑपरेट करने की और उन्हें मेंटेन करने की। तो ये नेसेसरी स्किल्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ताकि सोलर पंप्स को और पावर प्लांट्स को ऑपरेट किया जा सके और उन्हें मेंटेन किया जा सके। तो नेसेसरी स्किल्स भी यहाँ पे सिखाना अनिवार्य है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर आता है एक्सेस टू फाइनेंस। अब देखिए सोलर पंप्स और पावर प्लांट्स की जो इंस्टॉलेशन है उसमें फाइनेंस की भी ज़रूरत है और ये भी चैलेंजिंग है। जैसे हमने पहले भी कहा कि आपने बोल दिया भाई लोन तो मिल जाएगा, लेकिन लोन हो सकता है कई बार इजी ना मिले, कई बार मिल जाए, कई बार ना मिले। और कई बार जो फार्मर्स होते हैं उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस भी नहीं होते हैं, तो अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो फिर जो लोन्स हैं उनको सिक्योर करना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। फिर आता है मेंटेनेंस एंड सर्विस सपोर्ट। अब देखिए जो सोलर पंप्स हैं इनकी रेगुलर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। तो इनकी एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए ये एसेंशियल है कि रेगुलरली इनको मेंटेन किया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया और हो गया, उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। अब जो हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के एरिया हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस और इसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी एक्सेस भी काफ़ी लिमिटेड है। तो अगर मान लो कोई स्पेयर पार्ट ख़राब हो गया तो उसको लेने के लिए भी आपको गांव से शहर आना पड़ेगा, तो फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। फिर आता है वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंस। अब कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इनसफिशिएंट सनलाइट है, वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है, तो वहाँ पर जो पावर जनरेशन की कैपेसिटी है सोलर पंप्स के माध्यम से वो भी अफेक्ट हो सकती है, वो भी कम हो सकती है। तो ये भी एक चीज़ है। तो इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं और जो सिस्टम है इरीगेशन का और इलेक्ट्रिसिटी का उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सोलर पैनल्स के माध्यम से जब पावर जनरेट होगी तो उसका यूज़ किया जाएगा इरीगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब मान लो कोई किसान सिर्फ इन्हीं के ऊपर भरोसा करे और मान लो कि सनलाइट ना आए और जो आपके पास ये सोलर पैनल्स हैं ये पावर ना जनरेट करें, तो वहाँ पे इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे ये जो सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं ये वेदर कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। फिर आता है ग्रिड कनेक्टिविटी इशू। अब कुछ रीजन्स में सोलर पावर प्लांट्स और पंप्स को ग्रिड के साथ कनेक्ट करना भी काफ़ी चैलेंजिंग है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि अगर एक किसान के पास पावर बच जाती है जिसको वो डिस्कॉम कंपनीज को बेचेगा, तो वहाँ पे ग्रिड कनेक्शन है कि नहीं है उसको भी देखा जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। अब ये चैलेंजिंग किस कारण से है? देखिए यहाँ पे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से ग्रिड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है। तो पीएम कुसुम स्कीम की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत से अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना रिक्वायर है, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब आता है लैंड अवेलेबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। अब सूटेबल लैंड को
आइडेंटिफाई करना सोलर पावर प्लांट्स के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये था पीएम कुसुम स्कीम और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही मैंने और भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई हैं। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट गवर्नमेंट स्कीम में, वहाँ पे आपको काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।